हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड के वन शॉट को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ आज कम्युनिकेशन का वन शॉट, जहाँ पर हम कम्युनिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर इस एक वीडियो के अंदर कम्प्लीटली ख़त्म करने वाले हैं। एंड सच बताऊँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम कम्युनिकेशन के ये सारे के सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साथ के साथ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या 4 S ऑफ कम्युनिकेशन किसे बोला जाता है, जिससे कि आपके एग्जाम में भर भर कर प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। साथ ही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया किसे कहते हैं, मास कम्युनिकेशन से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं या फिर आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन आ जाते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और साथ के साथ डायगोनल कम्युनिकेशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन का ही टाइप है, इनके अंदर आगे कौन से टाइप्स आ जाते हैं तो उनको हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज इस एक वीडियो के अंदर हम ख़त्म करने वाले हैं, और आपको मेरी गारंटी है कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो एक बार इस क्लास को देखने के बाद मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आपके कमेंट से ही मिलती है, और आपके कमेंट जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि हमें समझ में आ गया सारी चीज़ें, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन का सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो द एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला कि आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने का मेरा मन करता है। तो यानी कि मैं अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताओगे, आप अपने थॉट्स शेयर करोगे कि आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या लगा, क्या नहीं लगा। ओके, तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। जब हम अपनी बातों का, यानी कि हम अपने थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से कई सारी मीनिंग्स, कई सारी डेफिनेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कम्युनिकेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक सेंडर मौजूद होता है और एक रिसीवर मौजूद होता है। यानी कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, और आप किसको कमेंट कर रहे हो, आप मुझे कमेंट कर रहे हो, मुझे फीडबैक देने के लिए कमेंट कर रहे हो, है ना। तो यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यानी कि मैं मैसेज सेंड करती हूँ और आप, मतलब कि आप मुझे सेंड करोगे तो मैं उस टाइम पर क्या हो जाऊंगी, रिसीवर हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है एंड नॉन वर्बल, इन दो मेथड से हम अपने बातों को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन के मीनिंग्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कई बार ये डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, कई बार ये, या फिर कई बार आपसे ये डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, दो वे का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन यानी दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ओके, देन उसके बाद किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल विद द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी कम्युनिकेशन आ जाती है।
अब जैसे कि आप बार बार देख रहे हो कि कम्युनिकेशन के अंदर रिसीवर है, सेंडर है, या टू वे बोला जा रहा है, तो आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या, टू वे वगैरह वगैरह, ज़रा इनको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें सिंपल याद रखना है, यहाँ पर एक आपको चार्ट याद रखना है, दिस वन। ये चार्ट याद रखो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्लस में ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियसली इनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो जब मैंने ये बोला तो मैं यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं अपने मैसेज को इनकोड करके, मैं अपने जो मेरी बातें हैं उनको इनकोड करके मैं क्या करूँगी, उन मैसेज को चैनल के थ्रू, यहाँ पर चैनल क्या आ जाता है, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये एक चैनल का काम कर रही है। इस वीडियो को क्या करोगे आप लोग, डिकोड करोगे, इस वीडियो को देखोगे एंड देन उसके बाद ये आप तक ये पहुंचेगा और आप लोग क्या कहलाओगे, आप लोग रिसीवर कहलाओगे। अब देखो, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अच्छा कमेंट करोगे, बुरी लगेगी तो बुरा कमेंट करोगे, दिस इज ऑब्वियस। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं कि जब आपके पास ये कमेंट या फिर आपके पास सेंडर का मैसेज पहुंच जाता है डिकोड होके, तब सेंडर क्या प्रोवाइड करता है, तब सेंडर एक फीडबैक पहुंचाता है किसके पास, तब वहाँ पर रिसीवर एक फीडबैक देगा, सेंडर को एक फीडबैक देगा एंड उस टाइम पर रिसीवर क्या बन जाएगा, रिसीवर एक सेंडर बन जाएगा और सेंडर एक रिसीवर बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन इनसे स्टेटमेंट बेस पूछे जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि सेंडर कौन है, जो मैसेज को भेज रहा है, रिसीवर जो मैसेज को ले रहा है, दैट इज रिसीवर। अब इन दोनों के बीच वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा चैनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल का मतलब क्या होता है, जिस सोर्स से, यानी कि यहाँ पर चैनल क्या है, ये वीडियो, ये जो यूट्यूब है, ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये जो YouTube है ये क्या बन गया है, एक चैनल बन चुका है। इसी चैनल के अंदर क्या मौजूद होता है, नॉइज़ मौजूद होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप YouTube चला रहे हो और YouTube चलाते चलाते होता क्या है कि आपका जो इंटरनेट है वो ख़त्म हो गया। अब देखो, इंटरनेट ख़त्म होने की वजह से जो चैनल है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, चैनल में इंटरप्शन आ गई, इंटरनेट ख़त्म हो गया, वीडियो आधे पे ही रुक गई। अब आपको मेरी बात आधी समझ में आई, आधी सुनी, आधी नहीं सुनी। तो इससे क्या होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन के बीच में बाधा आ जाती है, और वो क्यों आती है, वो नॉइज़ की मौजूदगी की वजह से वो बाधा आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम फटाफट से एक बार नज़र डाल लेते हैं कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ओके, इनसे डायरेक्ट कीवर्ड्स आपको यहाँ पर कुछ कुछ याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। अब जैसे कि स्टार्टिंग में जो कम्युनिकेशन के कुछ थ्योरीज थे, जैसे फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने भी कम्युनिकेशन की बात की है, और एरिस्टोटल के अलावा भी कुछ थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन की बात की है। लेकिन उनके मॉडल में क्या था, उनके मॉडल में वन वे कम्युनिकेशन था, फीडबैक वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन आगे चलकर जो कम्युनिकेशन के जो थ्योरिस्ट हैं वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि फीडबैक आगे चलकर मौजूद हुआ है। ओके, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी कि मैं बोल रही हूँ, सामने से आप मुझे फीडबैक दोगे, मैं कुछ, आप कुछ बोलोगे, ठीक है। फीडबैक जैसी मैंने लिया, मैं आपको इन रिटर्न में कुछ बोलूँगी, ठीक है। जैसे हाय, आप बोलोगे हाय, हेलो, कैसे हो आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप अपना बताओ। तो यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम अकेले में अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ओनली टू वे ही होता है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। कम्युनिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं, वन वे भी हो सकता है और टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन हमारा मेजर जो इम्पॉर्टेंट है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद होता है, टू वे कम्युनिकेशन के अंदर ही फीडबैक मौजूद होता है, वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मौजूद होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डायरी है, जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं क्या करती हूँ, डायरी उठाकर अपने दिन के बारे में लिखना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, मोटिवेशन से मिल जाती है। तो वो क्या हुआ, वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि डायरी मुझे इन रिटर्न में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं अपने फ्रेंड को अपने डे के बारे में बताऊंगी तो वो फीडबैक मुझे प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेशन, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल यानी कि मौखिक,
और नॉन वर्बल यानी कि हम अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि हेलो कैसे हो आप, तो मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ हाँ ठीक हूँ मैं। तो यानी जो मैंने अभी इतने सड़े हुए से जो एक्सप्रेशंस दिए, हाँ ठीक हूँ, हाय, तो दिस इज समथिंग जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ठीक है। एक अलग ही मेरा जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बिना बोले बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है हमारी टू वे प्रोसेस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, यानी कि आपको हमेशा एक चीज़ होती है, एक एम सेट होता है कि मुझे ये चीज़, ये पर्टिकुलर, जैसे मेरा एम क्या है यहाँ पर कि आप लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताना, आप लोगों को कम्युनिकेशन की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये मेरा एम है, तभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अदरवाइज मैं आप लोगों से बात करूँगी नहीं करूँगी बात। तो ये क्या है, हमारा हमेशा कम्युनिकेशन तभी होता है जब उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि हमारा हमने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे। देन आ जाते हैं फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस, इसके बाद क्या आ जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी, इसे कंसिडर किया जाता है। तो सिंपल आपको जितनी चीज़ें बताई है वो आप यहाँ पर याद रख सकते हो, और ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम ह्यूमन हमेशा बचपन से ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसी कम्युनिकेशन के ज़रिए हम एक रिलेशनशिप को बना पाते हैं। साथ के साथ हम इस कम्युनिटी की जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में हम सीख पाते हैं, उनको फॉलो कर पाते हैं। सो दैट्स वाई ये क्या है, एक प्रोसेस, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन को परवेसिव फंक्शन बोला जाता है, एंड इसका मतलब क्या है, यानी कि इट ऑकर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम प्लानिंग टू कोऑर्डिनेशन। यानी कि कम्युनिकेशन हर एक जगह मौजूद है, कहीं भी कोई सी भी ऐसी हमारी लाइफ का पॉइंट नहीं है जहाँ पर कम्युनिकेशन के बिना कुछ हो सके। ओके, जस्ट इमेजिन, एक बार आप सोच के देखो कि यार कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन, है ना, कितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन, ये एक बार शांति से सोच कर देखना। देन आ जाता है हमारा डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर ये कैसे मौजूद होते हैं, कम्युनिकेशन चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, पीपल इन्वॉल्व एंड मीडियम। एक ऐसा डायनामिक प्रोसेस जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है, साथ के साथ जो लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सा मीडियम यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ डायनामिक प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, आपके घर में ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कि आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है या आपकी तबीयत ख़राब है, एंड मैं आप लोगों से आकर ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, और भाई पिज़्ज़ा खाने चलेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन यही होगा कि आप भी रुक जा, तेरे को पत्थर से उठाकर मैं तुझे पत्थर से मारता हूँ। आपका रिएक्शन इस तरीके से होगा। यानी डायनामिक प्रोसेस या डायनामिक जब प्रोसेस बोल रही हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है हम कौन सी सिचुएशन में कैसी बातें हम बोल रहे हैं। ओके, तो यानी कि कम्युनिकेशन ये भी निर्भर करता है कि हम बात वही सेम बोल रहे हैं, लेकिन कौन से पर्पस, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोल रहे हैं, एंड जो सामने वाला पर्सन है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात ले रहा है। मैंने आपसे बोला पिज़्ज़ा खाने चलेगा, तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये तो मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही है, तभी ये बोल रही है पिज़्ज़ा खाने चलेगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा की कॉन्टेक्स्ट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है गोल ओरिएंटेड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल ऑलरेडी हमने बात कर ली। इंटरैक्टिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर कौन मौजूद होता है, यहाँ पर सेंडर मौजूद होता है और रिसीवर मौजूद होता है, जो कि अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो एक दूसरे में क्या होती है, इंटरैक्शन मौजूद होता है यहाँ पर। तो ये हमारा सिंपल नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि की पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, इनसे प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमें और क्या याद रखना है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले यहाँ पर सेंडर मौजूद होता है, सेंडर के
बाद इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, यहाँ पर रिसीवर इंपॉर्टेंट आ जाता है, रिसीवर मौजूद होता है। तो याद रखो, सबसे पहले सेंडर आ जाता है, देन रिसीवर आ जाता है, एंड देन उसके बाद सेंडर जो है वो अपने मैसेजेस को क्या करेगा, यहाँ पर अपने मैसेज को इनकोड करेगा। ठीक है, इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग के बाद इसको वो मैसेज चैनल के ज़रिए वो कहाँ तक पहुँचाएगा, ये रिसीवर तक पहुँचाएगा। लेकिन रिसीवर इस मैसेज को डायरेक्टली नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, इस मैसेज को डिकोड करेगा, अपने स्टाइल में डिकोड करेगा। ओके, देन उसके बाद वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला कि आपकी यहाँ पर क्या है, आपको ऑलरेडी एक पर्सन है और उस पर्सन को ऑलरेडी फीवर हो रहा है, ठीक है, और मैं आई हूँ और मैंने उससे बोला कि भाई पिज़्ज़ा खाने चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे थॉट्स थे, मेरा मन कर रहा है कि कुछ चटपटा पिज़्ज़ा टाइप मुझे कुछ खाना है, तो मैंने अपने थॉट्स को इनकोड किया सबसे पहली चीज़, ठीक है, कि पिज़्ज़ा खाने चलेगा। और मैंने किसके चैनल यहाँ पर क्या है, अगर मैं सामने से बोल रही हूँ तो यहाँ पर हमारा मतलब कि सामने हो जाएगा, ओके, वर्बल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी को कॉल करके, आपको कॉल करके बोल रही हूँ वीडियो कॉल पर, तो जो भी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो हमारा चैनल कहलाएगा। तो उसके बाद मैंने अपने थॉट्स को पिज़्ज़ा खाने जाएगा चैनल का यूज़ किया और मैंने रिसीवर तक पहुँचाया। अब रिसीवर ने ये जो मैसेज था इसको डिकोड किया, अपने स्टाइल में डिकोड किया कि अच्छा मेरा मजाक उड़ा रही है तू, मुझे बुखार हो रखा है और तुझे पिज़्ज़ा खाने की पड़ी है, रुक जा भी बताता हूँ तुझे। तो यानी कि दिस इज कॉल्ड कि सेंडर और जो रिसीवर है, इनकोड और डिकोड किसे बोला जाता है। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ हम जिस तरीके से सेंडर यहाँ पर मैसेज जो है वो भेजता है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि सिमैटिक्स आ जाते हैं। सिमैटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा खाने के लिए बोला, अब मैंने बोला है किस और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो रिसीवर है उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। इमोशंस हो सकते हैं, लैंग्वेज एंड कल्चर आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एटीट्यूड आ सकता है, रोल एक्सपेक्टेशन, जेंडर स्पेसिफिक आ जाता है, नॉन वर्बल मैसेजेस आ जाते हैं। ये हमारे सारे के सारे क्या है, सेंडर के फिल्टर या फिर हमारे इसी के अंदर आते हैं, जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन हिंदी क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश में याद रखना क्या क्या चीज़ें हैं, और हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हम ज़रा प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस में क्या आ जाता है, हमारा सेंडर आते हैं। इनकोडिंग किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि सेंडर ट्रांसलेट्स करता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को विद यूजिंग वर्ड्स को, सिंबल्स का यूज़ करता है, इमेजेस का यूज़ कर रहा है, जो भी चीज़ें, वो हमारा इनकोडिंग कहलाता है। मैसेज जो अपने थॉट्स को कन्वे कर रहा है। देन उसके बाद चैनल जो मीडियम यूज़ कर रहा है। डिकोडिंग किसे कह लेंगे, डिकोडिंग यानी कि जो मैसेज है जिस तरीके से उसको रिसीवर इंटरप्रिटेट कर रहा है, ठीक है। इसी सारी चीज़ की हमने अभी बात की थी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिसीवर क्या है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। फीडबैक, वो बदले में फीडबैक देगा। नॉइस, जो कि बीच में इंटरप्ट कर रही है, जैसे कॉल किया तो कॉलिंग में क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा नॉइस हो सकती है वहाँ पर। कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि आप किस तरीके से एक मीनिंग को ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली कि जो कम्युनिकेशन है ये कौन से वर्ड से डेरीव हुआ है, तो कम्युनिकेशन हैज़ बीन डेरीव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से ये डेरीव हुआ है, विच मीन्स टू इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंटर ऐड किया, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे कि द लैटिन वर्ड कॉमनेस और कम्युनिकेयर फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्रीव, जिसका मतलब आपसे पूछा गया था कि इसका मतलब क्या है। तो मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मेक समथिंग अनकॉमन, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, या प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब इसका राइट आंसर क्या है, आपको नीचे कॉमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नीचे आप लोगों को क्या करना है, नीचे आपको कॉमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, अभी ज़रा हम बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में यानी कि जो रिसीवर है और जो सेंडर है, उन दोनों के बीच का मैसेज किस तरीके से उसे
ग्रहण किया जा रहा है, किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में उसे डिकोड किया जा रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में उसे इनकोड किया जा रहा है, उसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट कई तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी कल्चरल, इट कैन बी सोशल, और हमारा साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल साइकोलॉजिकल हो सकता है, टेम्पोरियल हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊं, ये देख सकते हो आप, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दिस वन इज ऑल्सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, अभी रिसेंट के क्वेश्चन है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इस एक वीडियो के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो पहले हम पढ़ लेते हैं, दी टेंजिबल इन्वायरमेंट वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इंक्लूडिंग लोकेशन, फिजिकल यानी जहाँ पर आप मौजूद हो, ठीक है, फिजिकली जहाँ मौजूद हो, कुछ गलत मत समझने लग जाना। तो लोकेशन, नॉइस लेवल एंड फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है, ये यहाँ पर यानी कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी लोकेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम फॉर कन्वर्सेशन इन अ लाइब्रेरी इज डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम दैट एट कंक्रीट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में रहकर आप अपने दोस्तों से कैसे फुसफुसा के बात करोगे, ओए 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 बात सुन बात सुन बात सुन, इस तरीके से बात करोगे ना आप लाइब्रेरी के अंदर। तो यानी कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर जिस सिचुएशन में कहाँ मौजूद हो आप, वहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो अलग होगा। और अगर, ठीक है, अगर आप इन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से एक अलग जगह हो तो आपका कम्युनिकेशन अलग होगा। लाइब्रेरी में आप अलग तरीके से कम्युनिकेट करोगे। अगर आपका दोस्त बहुत दूर खड़ा है, आप उसको ग्राउंड में आप खड़े हो तो उसको चिल्लाकर बोलोगे, तब आपका कम्युनिकेशन अलग होगा। वहीं पर अगर दोस्त आपका सामने खड़ा है तो आप उससे चिल्लाकर बात नहीं करोगे कि अरे तुझे सुनाई दे रहा है, सामने दोस्त खड़ा हुआ है तो वो तुम्हारे थप्पड़ ही मारेगा एक आकर। तो यानी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, यानी कि जो जिस जगह पर आप हो, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ये भी क्या है, हमारा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। देन आ जाता है हमारा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाते हैं, जो कल्चरल एटीट्यूड, कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर जैसे दिल्ली में हूँ, आप लोग अगर आउट ऑफ दिल्ली होगे या दिल्ली से भी होगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ कॉमन वर्ड्स जो कि वो अपनी रेगुलरली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि बंदा, बंदी, या आपने सुना होगा बंदा बंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं दिल्ली के लोग। इवन कई बार लेक्चर्स देते देते मेरे मुंह से खुद निकल जाता है कि अरे वो बंदी ऐसी थी, ठीक है। तो मुझे थोड़े बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैंने गलत वर्ड यूज़ किया और दिस इज़ अनएप्रोप्रिएट वर्ड ड्यूरिंग लेक्चर। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाता है, बट वो क्या है, ऑलरेडी हम कितना भी छुपा ले, बट दिल्ली है तो दिल्ली में रहते हैं तो हम वो चीज़ें हमने सुनी है हमेशा से। तो यानी कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से मतलब क्या है, यानी कि द वे यू टॉक, आपकी लैंग्वेज, आपके जो वर्डिंग्स हैं वहाँ से, और साथ के साथ आपका जो जेस्चर है वो कैसा है, ठीक है। तो ये जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर नमस्ते बोला जाता है, राजस्थान चले जाओ खम्मा गड़ी सा बोलेंगे, हरियाणा चले जाओ तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज का जो एक्सेंट है वो अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। कोई हरियाणवी पर्सन से आप नॉर्मली भी बात करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो हरियाणवी है। या कोई अगर राजस्थानी है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो राजस्थानी है, उनकी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से, बॉडी जेस्चर से। तो दिस इज समथिंग जो कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यहाँ पर सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर इमोशनल स्टेट एंड रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं बिटवीन कम्युनिकेटर्स, यानी कि जो दो पर्सन आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन दोनों का कौन सा इमोशनल स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपनी मम्मी को गाली देकर बात करोगे, मम्मी पापा से बोले अरे मम्मी यार
लेकिन कई जगह ऐसा बोला भी जाता है, ठीक है, कई जगह इट्स सो कैजुअल कि हम अपनी मम्मी से ऐसे तू तड़ाक करके बात करते हैं। मैंने कई अपने फ्रेंड्स सर्कल में मैंने नोटिस किया है कि वो अपनी मम्मी को तू करके बात करती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मम्मी को तू करके बात करें या तुम करके बात करें। इवन तुम भी मौजूद नहीं होता, अपने मम्मी पापा को हमेशा से आप करके बात करना। तो इट रिप्रेजेंट कि आपका और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या आपका पर्सनल स्पेस है, ओके, उसको यहाँ पर सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक और एग्जाम्पल यहाँ पर पुट करती हूँ। आप जिस तरीके से अपने दोस्तों से बात करते होगे उस सेम तरीके से आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात नहीं करोगे, या सेम तरीके से आप अपने पार्टनर से बात नहीं करोगे, आप अपने मम्मी से बात नहीं करोगे, पापा से बात नहीं करोगे। हर किसी से बात करने का जो तरीका है, जो आपका इमोशनल स्पेस है, वो थोड़ा सा अलग होगा। दोस्तों के सामने आप रोना धोना करोगे कि अरे यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुख दर्द बांट लोगे, लेकिन मम्मी पापा के सामने क्या होगा, मम्मी पापा के सामने आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकते। या समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़के ज़्यादा अटैच होते हैं मम्मी से और वो थोड़े पापा से डरते होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यानी ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हमारा ये आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट की। जब हम बात करें द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑन द कम्युनिकेशन। पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर कुछ मैं बोल रही हूँ, और फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि पहले पास्ट एक्सपीरियंस में जब भी मैंने अपने दोस्त से ऐसी बात की है तो उसने मुझे इन रिटर्न में गुस्सा किया है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, वो मैं यहाँ पर दोबारा से लेकर आ रही हूँ। तो ये हमारा कौन सा कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा, ये हमारा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कहलाएगा, ओके। तो ये चीज़ हमारी, आई होप कि आप सभी को ये कॉन्टेक्स्ट सारे समझ में आ गए होंगे और कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस देखें, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है, कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल, ओके। यहाँ पर कल्चरल कंडक्ट ऑफ पीपल क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये बोला है यहाँ पर। और दूसरी तरफ क्या बोला है, कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस इंटरगल टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि जो कम्युनिकेशन है ये जीवन के निर्माण का अभंग अंग है, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये यहाँ पर बोला गया। आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों फॉल्स है, या पहली इनकरेक्ट है दूसरी करेक्ट है, आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो देखो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन कैन नॉट रिफ्लेक्ट, अभी हमने बात की कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो अभी हमने बात की और हमने जाना कि कम्युनिकेशन के अंदर एक पर्सन का कल्चर क्या है वो भी मौजूद होता है। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगी, ये तो नहीं हो सकती। कैन यहाँ पर आता तो करेक्ट होती। सेकेंड स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन इज अ प्रैक्टिस इंटरगल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोशल लाइफ। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर एक जगह कम्युनिकेशन मौजूद है, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर कम्युनिकेशन मौजूद नहीं है। हर एक चीज़ की प्लानिंग में, फॉर्मेशन में कम्युनिकेशन मौजूद है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है कि कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच पीपल यूज सिंबल्स टू इंटरप्रेट सॉरी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहाँ पर लोग आपस में बात करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं एंड सिंबल्स टू इंटरप्रेट देयर मीनिंग, टू इंटरप्रेट मीनिंग्स इन देयर ओन एनवायरनमेंट। क्या ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है पीपल एंड देयर इंटरैक्शंस are not part of communication process because communication cannot be social। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन तो यार सोशल ही होता है हमारा कम्युनिकेशन, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल ही, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल गलत है। क्या फर्स्ट करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, क्या लगता है आप लोगों को। कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस इन विच, कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पर इन विच पीपल यूज सिंबल
सिंबल्स, जहाँ पर लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं टू इंटरप्रेट देयर मीनिंग, यानी कि जो अपनी मीनिंग है उनको बताने के लिए वो अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट हो जाएगी। और सेकेंड स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपसे बोला इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, चाहे हम सिंबल्स का यूज़ करना हमारा किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। चलो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस बार मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये क्लास, ये PDF बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा गया था ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि ईस्टर्न कल्चर की क्या अप्रोच क्या होती है, हायरार्की, टास्क, कम्युनिकेशन, पीपल, गोल, स्ट्रेटेजी, इनके बारे में क्वेश्चन क्या था, ज़रा मैं दिखा देती हूँ। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन, आखिर वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, क्या कलेक्टिविज्म के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इम्प्रेशनिज्म के ऊपर, या फिर एब्सोल्यूट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा जो वेस्टर्न है वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, और अगर ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टिव थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन चलता है। फॉर एग्जांपल हमेशा से बचपन से क्या बोला जाता है कि अरे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे नहीं बोलना है, लोग क्या कहेंगे, हैं हमारी तुम नाक कटवाने वाले हो। तो यानी कि जो घर वाले हैं वो अपनी टेंशन से ज़्यादा वो लोगों की टेंशन लेते हैं। तो यानी कि कैसा कम्युनिकेशन, यहाँ पर कैसी चीज़ें चल रही है, एक कोलैबोरेशन में, एक सोसाइटी को साथ में, सोसाइटी के जो थॉट प्रोसेस हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं। वहीं पर ही दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर 18+ होते ही बच्चों को क्या बोल दिया जाता है कि अब तुम अलग हो जाओ, अब तुम अपने आप से, तुम्हें बड़े होना है, अपना खर्चा खुद तुम्हें निकालना है। कई सारी मूवीज़ आप देखोगे वहाँ पर इट्स कॉमन कि बच्चे 18+ हैं, हायर स्कूल में, और वो खुद जॉब भी कर रहे हैं और साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेस्टर्न कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस्ड है। कलेक्टिविज्म के ऊपर कौन सा बेस्ड है, ये हमारा ईस्टर्न कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, ईस्टर्न कंसेप्ट बेस्ड है, यानी कि ईस्ट की जो कंट्री हैं वो यहाँ पर मानती हैं। क्लियर, आई होप कि आप सभी को इतना सभी को क्लियर हो चुका होगा। एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके, तो फटाफट से हम आगे चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ज़रा हम यहाँ पर प्रीवियसली यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 7 C का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 पॉइंटर्स मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, सबसे पहले कम्युनिकेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, कंसाइन होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, करेजियस होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो, इसके साथ साथ अगर हम बात कर रही हैं, ये तो हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसके साथ साथ हमारा 4 S ऑफ कम्युनिकेशन भी आ जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन से 4 S का यूज़ करना चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन में लंबे लंबे, ये नहीं कि एक ही चीज़ को बोलने के लिए बार बार लंबे लंबे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। शॉर्ट होनी चाहिए कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले पर्सन को समझ में आती है हिंदी, मैं बोल रही हूँ गुजराती, तो क्या कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सिंसियरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, और स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सिंसियरिटी का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर, आप लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हो, हाय हाउ आर यू, मैं 1 घंटे बाद आपका रिप्लाई दे रही हूँ, अच्छा हाँ तो ठीक हूँ मैं, ओके। तो यानी कि एक सिंसियरिटी होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमें फीडबैक देना है उन्हें, तो दिस इज़ कॉल्ड सिंसियरिटी। और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि आपके जो वर्डिंग्स हैं, मेक श्योर कि वो अच्छे खासे स्ट्रेंथफुल वर्ड्स का यूज़ करना है, करेक्ट वर्ड्स का आपको यूज़ करना है, तो ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं, जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं प्रीवियसली,
कीवर्ड्स पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज के अंदर, सेंडर और रिसीवर दोनों की ही मैसेज के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। द मैसेज शुड बी वेल प्लान्ड एंड कंप्लीट होने चाहिए। ओके, वेल प्लान्ड होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बॉस को मेल भेज रहे हो तो ऑब्वियसली मेल भेजनी है लीव की तो सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर लोगे, या टीचर को भेजनी है पहले से ही प्लान कर लोगे कि कौन सा बहाना मानना है, क्या क्या हमें मेल में मेंशन करना है। तो वेल प्लान कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। फीडबैक कैसा होना चाहिए, हमेशा इमीडिएट फीडबैक होना चाहिए। लेकिन सम प्लेस पे कई जगह पर इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मेरी क्या देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख रहे हो। ओके, अगर लाइव है तो लाइव में तो क्या होता है, बच्चे सामने से नीचे कमेंट कर रहे हैं तो मैं पढ़ ले रही हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड देखेंगे तो उनको क्या है, रिकॉर्डेड देखने के बाद क्या होता है कि फीडबैक देता है कोई, या फिर अगर आप फीडबैक दे भी रहे हो तो मैं एक दिन बाद, घंटों बाद मैं वो फीडबैक पढ़ूंगी, तो यानी कि वो इमीडिएट नहीं होता। इसी तरीके से जब आप रेडियो, टीवी पर, टेलीविजन पर आप कोई न्यूज़ देखते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, आपको रिप्लाई देते हो, फीडबैक देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यानी कि कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है, डिले कहाँ पर होता है, जो मास कम्युनिकेशन होता है, मास मीडिया पर जो होता है वहाँ पर डिले में फीडबैक पहुँचता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू अंडरस्टैंड रिसीवर द सेंडर शुड हैव एम्पैथी नॉट सिंपैथी। एम्पैथी सिंपैथी दोनों में फ़र्क होता है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि मैं आपको मुझे अपनी जगह पर पुट करके देखना है। फॉर एग्जांपल मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आपसे बोल रही हूँ, अपने मैनेजर से बोल रही हूँ मैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो सिंपैथी का मतलब क्या होगा, मैनेजर अरे बेचारी तेरी तबीयत ख़राब है, चलो ठीक है दे देती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है, एम्पैथी का मतलब होता है अगर मेरी मैनेजर मुझे मेरी पोजीशन पर मतलब खुद को खड़ा करके देख रही है कि व्हाट इफ़ इसकी जगह मेरी तबीयत ख़राब होती तो मुझे भी शायद लीव की ज़रूरत होती, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीचर के अंदर क्या एम्पैथी होनी चाहिए या सिंपैथी होनी चाहिए, तो हमेशा टीचर के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, नॉट सिंपैथी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेस पर हमारे यहाँ पर दो तरीके के कम्युनिकेशन आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक, इसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं, और दूसरा क्या आ जाता है, गैर मौखिक आता है। अब मौखिक में भी क्या आता है, एक आ जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन और दूसरा आ जाता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, यानी लिख कर बोल रही हैं, लिख कर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और दूसरा बोल कर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब नॉन वर्बल में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे और भी टाइप्स आते हैं, और इसके साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो रिटन है, ओरल है, इसके अलावा भी हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के ये टाइप्स हैं। इनसे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सारे आ जाते हैं आपके। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। ज़रा हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, इन सारे कम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं यहाँ पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा देखो, याद कैसे रखना है आपको, जब भी ट्रा आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इंटर में क्या आ जाएगा, हमारा ई आर आ रहा है, और यहाँ पर आर ए आ रहा है। जब भी ए आएगा तो याद रखना ए का यूज़ किस लिए किया जाता है, एक के साथ ए का यूज़ किया जाता है हमेशा। ओके, तो यानी कि जब भी हम खुद से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यार आज तो मेरा इतनी पढ़ाई हो पाई है, कल मुझे सुबह उठते ही 5 बजे उठना है, रिवीजन कर, तो मैं अपने आप से कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि हम अपने आप से ही जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन होता है, जब हम किसी और से बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेंडर के साथ साथ रिसीवर भी
मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंडर मौजूद होगा, ना रिसीवर होगा, ना फीडबैक होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारा इंटरपर्सनल है पूरा प्रॉपर चार्ट रहेगा, रिसीवर है, सेंडर है, फीडबैक है, चैनल है, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो यानी कि किसी और से कम्युनिकेशन करें तो हमारा कहलाता है, यहाँ पर फीडबैक मौजूद होता है। तो ये हमारा, इसके साथ ही ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल भी हो सकती है और साथ के साथ इनफॉर्मल भी हो सकती है। ये वर्बल भी हो सकती है और ये नॉन वर्बल भी हो सकती है कि किसी और के साथ हम जैसी भी बातें कर रहे हैं। देन आ जाता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यानी कि आप किसी भी मतलब कि किस ग्रुप से, मतलब कि कौन से ग्रुप से, क्या छोटा ग्रुप है, यानी आप सिंपल मान लो कि 2 लोगों से ज़्यादा जब आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जब आप एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो, ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे इसमें भी कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम छोटी मतलब मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के अंदर छोटा स्मॉल मीटिंग होती है हमारी 10-15, ज़्यादा से ज़्यादा। सेमिनार में और ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर और ज़्यादा होंगे। सो दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन, जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ की जाती है, उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसे इन हिंदी क्या क्या बोलते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स अच्छे से इसको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो हमारे ये सारे कम्युनिकेशन आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या है, यानी कि जब हम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में जो टीवी के थ्रू कोई कम्युनिकेट कर रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है ना, कई सारी ऐसी मूवीज़, आजकल तो मूवीज़ आ रही हैं, आजकल सीरीज़ आ रही हैं और सीरीज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कन्वे की जाती है, एक मैसेज कन्वे किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। जैसे कि ये तो हमारा हो ही गया। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है जो नंबर ऑफ़ मेंबर पर डिपेंड करता है, एंड ये हमारा बिग ग्रुप भी हो सकता है। जिसे जो बड़ा ग्रुप होगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन ही आ जाएगा। सॉरी, इसी के अंदर ही हमारा मास कम्युनिकेशन भी आ जाता है, जब भी हम मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जो चैनल होगा वो यहाँ पर मीडिया आएगा, जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर आ जाएगा, सोशल मीडिया के ऐप्स आ जाएंगे, तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन। अच्छा, ये तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन हो गए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है, प्रीवियसली भर भर कर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नॉन वर्बल से भी। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। काइनेसिस से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काइनेसिस से। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस को हम कहते हैं। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस, काइनेसिस है, फिजिकल एनवायरनमेंट हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। कौन कौन सी है, ज़रा एक बार इन डिटेल में देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि हम किस तरीके से आपके साथ, आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो लेकिन मैं आपसे किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ। आपकी यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, नॉट आप वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप अपने जेस्चर्स का कैसे यूज़ कर रहे हो, हैंड जेस्चर हो सकते हैं, उनका आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है और बहुत कुछ कन्वे हो जाता है। तो ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, पहली बार मैं इंटरव्यू देने गई थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, मैं कंटेंट राइटिंग के लिए वहाँ पर अप्लाई करने गई थी। और मैंने वहाँ पर मैंने बढ़िया से अपना इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट गई, लेकिन क्योंकि जस्ट मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और थोड़ी सी मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू में मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। ऑल्दो उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आंसर किए, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। और वो जो घबराहट है, मैं बोल नहीं रही थी, लेकिन स्टिल उन्हें मेरी बॉडी लैंग्वेज से, उन्हें मेरे जो एटीट्यूड है उनसे समझ में आ रहा था क्लियरली उनको कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा
अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, या कहीं ना कहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल। पहला इंटरव्यू है, फ्रेशर है, क्योंकि इंटरव्यू का जो इंटरव्यू ले रही थी एचआर, पहला क्वेश्चन यही था कि आर यू अ फ्रेशर, कोई बात नहीं बच्चे घबराओ मत। ये उनका पहला जो क्वेश्चन था वो यही था। तो यानी कि दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से मैंने उनको बोला भी नहीं कि मुझे डर लग रहा है इंटरव्यू के लिए, लेकिन स्टिल उन्होंने पहचान लिया, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सभी के थ्रू उन्होंने पहचान लिया कि इससे डर लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। अब फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके फेस पे तुरंत निखर कर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डर रही थी, तो डरे हुए वो फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस आ ही रहे थे। ज़बरदस्ती वाली जो स्माइल होती है ना करना, वो मैं ज़बरदस्ती वाली स्माइल कर रही थी, और कहीं ना कहीं एक डरी सहमी सी ऐसे बैठी हुई थी, तो जिससे कि उन्हें पता चल रहा था कि ये फ्रेशर है, और मतलब ये चीज़ थी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ये मैंने इंटरव्यू जब मैं गई थी उससे पहले भी मैंने देखा था, यानी कि सबसे पहले इंटरव्यूअर जो होता है वो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखता है, आपकी प्रेजेंस को देखता है, आपके बॉडी पोस्चर को देखता है, जेस्चर्स, इन सारी ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे देखता है, वो सारी चीज़ें नोटिस की जाती है। और यही चीज़ मैंने क्या की थी जब मैं अड्डा में अड्डा में जब मैं गई थी इंटरव्यू देने, तो उस टाइम पर मैं बहुत ही ऑलरेडी दो इंटरव्यू दे चुकी थी, तो उन 2 इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था, तो वहाँ पर मैंने ये मिस्टेक नहीं की थी, तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ गया था। तो बॉडी लैंग्वेज एंड जो आपका बॉडी का पोस्चर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाता है। जेस्चर, जो बॉडी का जेस्चर, यानी कि आपके हैंड का, आपके आर्म मूवमेंट का जेस्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेन करते करते मैं बार बार अपने हाथों का यूज़ करती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं व्हाट इफ़ कि अगर मैं अपने हाथों का यूज़ ना करूँ, आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारा जेस्चर इसे कहते हैं, तो क्या मज़ा आ रहा है लेक्चर पढ़ने में? नहीं मज़ा आ रहा, कि मैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपने हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे यूज़ कर करके आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जिससे कि क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो रहा है कम्युनिकेशन। तो ये हमारे जेस्चर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, मैं आप लोगों से कहाँ बात कर रही हूँ? मैं आप लोगों से सामने देख कर बात कर रही हूँ, कैमरे में देख कर बात कर रही हूँ। व्हाट इफ़ कि मैं आप लोगों को ऐसे समझा रही हूँ कि हाँ तो बेटा ये हमारा कम्युनिकेशन का आता है, आप लोगों को समझ में आ गया सभी? तो क्या कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप लोगों को लगेगा कि यार कैसा कम्युनिकेशन, मुझे तो कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब मैं आप लोगों के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हूँ, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी टच। टच का मतलब, टच को हम इन इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्योंकि टच नाम से नहीं आएगा आपके एग्जाम में, हैप्टिक्स इसे बोलते हैं। ये हमारे क्या कहलाता है? ये हमारा फिजिकल कांटेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले हो, आपने शेक हैंड किया है, एक तरफ क्या होता है हमारा, एक तरफ कोई मुझे मिला और मैंने बोला हाय हाउ आर यू, तो दिस इज़, ये एक अलग जेस्चर है कि एक नॉर्मल जेस्चर है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने दोस्त से मिली, तो उससे मैंने क्या किया, मैंने एक शेक हैंड किया। तीसरी तरफ मैं एक अपने दोस्त से मिली जिससे मैंने उसे हग किया, साइड हग किया। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारे कंफर्ट जोन को रिप्लेस करता है, ये कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो यानी थोड़ा कंफर्टेबल, हग कर रहे हैं तो पूरा हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता भी है कि जैसे कि अगर आपके सामने कोई पर्सन है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो सिंपली उसको थोड़ा सा ना हग कर लो, क्योंकि उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। तो ये चीज़ आ जाती है हमारी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस आ जाता है, और पर्सनल स्पेस का मतलब क्या है? पर्सनल स्पेस से मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंस जो कि आप दो लोगों के बीच में मेंटेन करते हो, यानी कि आपके और मेरे बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है। मैं आप लोगों से क्या चिट चैट करने बैठती हूँ? क्या मैं आप लोगों को जोक सुनाती हूँ? नहीं सुनाती हूँ। लेकिन वही जोक, वही चिट चैट डेली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप किसके साथ कर रहे हो? अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, हम दोनों के बीच में जो पर्सनल स्पेस है, दैट इज समथिंग, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का
मतलब क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज, लेकिन लैंग्वेज के अंदर जो हमारा टोन रहता है, जो पिच रहता है, वॉल्यूम रहती है, स्पीड रहते हैं, पॉजेज रहते हैं, वो बहुत कुछ कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोल रही हूँ क्या खाना खाया, ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ क्या खाना खाया, लेकिन मैंने आपसे ऐसे बोला क्या खाना खाया, तो यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या खाना खाया। मैंने सेम इसी को कैसे पूछा मैंने कि मैं थोड़ा सा पॉज लेकर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ क्या, ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉज लिया, देन उसके बाद खाना, फिर उसके बाद क्या पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पर पूछ रही हूँ खाया। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, सामने वाला जो वर्डिंग रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है आपको, ये मुझे खुद नहीं समझ में आया बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि जो स्पेस का मतलब क्या है। मतलब मुझे अभी एकदम से दिमाग में हिट नहीं हो रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, बट स्पेस का मतलब यानी कि आप कोई वर्डिंग्स जैसे होती है, हम पॉज ले लेते हैं तो उससे क्या होती है, खुद ब खुद मीनिंग बदल जाती है। अब ये मुझे तो मेरे दिमाग में हिट नहीं करना, आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। ना सिर्फ हमारी पॉज की बात हो रही है, बल्कि जो वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्या खाना खाया, तो मैं ये क्या है, मतलब कि ऐसा गुस्से में यूज़ कर रही हूँ कि तुमने क्या खाना खाया, मतलब क्या खाना खाया। मैं जैसे फॉर एग्जांपल आप उल्टियाँ कर रहे हो तो मैं बोली क्या खाना खाया, तो यानी कि तुमने कोई गंदा ही खाना खाया होगा तभी तुम उल्टियाँ कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो ये क्या होता है, यानी कि जो मेरी पूछने की जो पिच है और जो मेरी वॉल्यूम है वो जैसी इंक्रीज होगी ना, तो वो चीज़ें जो जो कम्युनिकेशन का जो मतलब है वो वहीं पर ही चेंज हो जाएगी। अगर कोई आपको चिल्ला रहा है कि मैं लेट आऊँगा, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोल रहा है कि मैं लेट आऊँगा, ओके, दूसरी तरफ ये प्यार से बोला जा रहा है, दूसरी तरफ ये बोला है मैं लेट आऊँगा, समझ नहीं आती, मैं लेट आऊँगा, तो उससे क्या होगा, जो मीनिंग है वो बदल गई यहाँ पर। ओके, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पैरा लैंग्वेज कहलाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है, यानी कि आपने किस तरीके की आप ड्रेस पहनते हो, किस तरीके से आपने अपने आप ग्रूम करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं एज अ टीचर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने नॉर्मल में हमेशा आप देखोगे कि मैं यहाँ पर ब्लैक टी शर्ट नॉर्मली पहनती हूँ, स्पेक्स वगैरह पहनती हूँ, नॉर्मल यहाँ पर रहती हूँ, नो मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ, मैं कोई शादी ब्याह में नहीं आई कि मैं आप लोगों को लहंगा लेकर मेकअप करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो अपीयरेंस का मतलब क्या है, यानी कि जो आपकी अपीयरेंस है वो बहुत कुछ कह जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लहंगा पहनकर बहुत सारा मेकअप लगाकर आप लोगों को पढ़ाने आऊँगी, तो इससे होगा क्या, इससे मेरी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट होगी कि मैं टीचर तो नहीं हूँ, पता नहीं क्या हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी अपीयरेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो जो फर्स्ट लुक है ना आपका, आपको आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से ही आपको जज किया जाता है। ओके, दिस इज़ वेरी फैक्ट कि आपने अगर अच्छे तरीके के कपड़े पहने होंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको अप्रोच भी किया जाएगा, आपसे बातें भी उसी तरीके से की जाएगी। वहीं पर ही अगर आपने अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम नहीं करके रखा, कपड़े अच्छे से नहीं पहने, तो इससे बहुत कुछ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भले ही आप में ज़्यादा है, लेकिन दूसरे कहीं ना कहीं उनको आप में वो बात नहीं लगेगी। तो ये चीज़ फैक्ट है, वेरी फैक्ट है। ओके, और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा क्रॉनिमिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि टाइम जो है कम्युनिकेशन के अंदर वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से बोला कि मीटिंग है और मीटिंग में क्या है, आप लोग लेट आ रहे हो, आधे घंटे लेट हो मीटिंग में, तो यानी कि वो क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल की, इसका तो मन ही नहीं है, काम करने का मन नहीं लगता, तो ये चीज़ आ जाती है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज ज्वेलरी, क्लोथिंग टू कन्वे अ मैसेज, कि यानी हम मैसेज को कन्वे करने के लिए हम ज्वेलरीज यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अपने क्लॉथिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एज अ टीचर ब्लैक टी शर्ट मैंने पहन रखी है, सिंपली ब्लैक टी शर्ट, जो कि ये मैसेज कन्वे कर रही है कि मैं टीचर हूँ यहाँ पर और मैं आप लोगों को
पढ़ा रही हूँ और कुछ यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये कन्वे करता है मैसेज। तो ये हमारे सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इससे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आप देख सकते हो कि हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये प्रीवियसली पूछा जा चुका है। जैसे कि फीडबैक पूछा गया था, फीडबैक का मतलब होता है, फैटिक का मतलब क्या होता है, टच छूना किसे बोलते हैं हम, है ना। तो यानी कि टैक्टाइल का मतलब स्पर्शनीय छूना, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल टॉक, गपशप, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था। अब इनमें से करेक्ट क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और हाँ चलो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिंपल, फीडबैक का मतलब आप सभी को पता है, डिकोडर बिकम्स इनकोडर। डिकोडर यहाँ पर इनकोडर बन रहा है। मैंने आपको बोला ना कि जब फीडबैक देगा तो सेंडर यहाँ पर रिसीवर बन जाएगा। ओके, तो देखा यहाँ पर क्या कहलाएगा हमारा, डी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो डी का 2 हमें 2 जगह दिख रहा है, इसको कट कर देंगे, ए नहीं हो सकता और हमारा फोर्थ नहीं हो सकता किसी भी हालत में। बी और सी में से कोई एक होगा। ज़रा ये भी देख लेते हैं कि हमारा सी का 1 होगा या तो सी का 4 होगा। टेक्टाइल हमारे सी का 1 लग रहा है या तो सी का 4, तो ये 4 तो मुझे किसी भी हालत में नहीं लग रहा। स्मॉल टॉक को कहते हैं हम या फिर टच को कहते हैं, ये बोल रहे हैं। बी का तो दोनों में ही हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है, ठीक है। ग्रेप वेन का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल सम टाइम रोमर्स, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारी, कभी कभी क्या होते हैं जो अफवाहें उड़ जाती हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का 3 ही होगा। नाउ फैटिक का क्या होगा, फैटिक का या तो गपशप होगा या तो फिर छूना होगा फैटिक का, ठीक है। टच होगा फैटिक का या तो फिर गपशप होगा। आपको क्या लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि फैटिक का, अच्छा फैटिक का भी इन्होंने बता रखा है कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का 4 ही होगा क्योंकि दोनों जगह हमें 4 नज़र आ रहे हैं, दोनों जगह 3 नज़र आ रहे हैं। अब देखो सी ही चूज़ करना है कि सी का, मुझे तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी अगर 4th पुट कर दिया है और यहाँ पर भी 4th पुट कर दिया है, तो ये दोनों कैसे करेक्ट होंगे। चलो मैं आपको बता देती हूँ आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि मुझे 3 का ऑप्शन ही गलत लग रहा है 3 का ऑप्शन ही गलत है, तो आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ओके, आई होप कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है आप सभी को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारा कम्युनिकेशन किस फ्लो में, किस बहाव में बहता है। ये हमारे कई तरीके के होते हैं। जब हम इंटरनल बात कर रहे हैं तो इंटरनल ये 4-5 तरीके के हो जाते हैं, जैसे कि डाउनवर्ड हो जाता है, अपवर्ड हो जाता है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल एंड ग्रेप वेन कम्युनिकेशन। ओके, एक्सटर्नल जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नली ऑफिशियल होता है या तो फिर अनऑफिशियल होता है, ठीक है। वो हमारे ये टाइप्स आ जाते हैं। अब ज़रा इनमें हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इजी है। जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन आपने सुना होगा। वर्टिकल का कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, या तो फिर वो नीचे जाएगा या तो फिर ऊपर जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर सीधी रेखा आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपको सिंपल याद रखना है, ये आपको सीधी रेखा याद रखनी है। अब यहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन सीधी रेखा में होगा। जब क्या होगा, एक तरफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने आपको कोई, ठीक है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बॉस है, मेरा बॉस मुझे अगर कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी सुपीरियर से क्या है सब ऑर्डिनेट्स में ये जाएगा। दूसरी तरफ मैं एज अ एम्प्लॉय क्या कर रही हूँ, मैं अपने बॉस से कुछ मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने डायमंड सुना है, तो डायमंड कुछ हमेशा से बचपन से हमने कुछ ऐसा ही बनाया है डायमंड। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में आपको सिंपल ये एरो याद रखनी है, ठीक है। ये एरो याद रखो, ये एरो आपको याद रखना है, डायगोनल कम्युनिकेशन में होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मैं अड्डा में वर्क करती हूँ। अब अड्डा के सबसे ऊपर क्या आ जाते हैं, CEO आ जाते हैं अड्डा में, लेकिन अड्डा में एक तरफ क्या आ जाती है, सिर्फ फैकल्टी नहीं होती है, फैकल्टी के अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस लगाती है, यानी कि हमारी PCR टीम आ जाती है एक तरफ अड्डा में, और एक तरफ मैनेजिंग टीम, यानी कि वो सारी चीज़ें मैनेज करके रखती है। अब यहाँ पर जो फैकल्टी है,
फैकल्टी में भी क्या रहेगा, फैकल्टी में भी सबसे ऊपर फैकल्टी को मैनेज करने वाली एचआर रहेगा। देन उसके बाद सारे के सारे एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाते हैं, सारे एम्प्लॉय यहाँ पर आ जाते हैं, फैकल्टी 2-3 फैकल्टी आ गई। पीसीआर में भी पीसीआर का जो पूरा ग्रुप है उसको मैनेज करने वाला एचआर आ जाएगा। देन उसके बाद सारे पीसीआर के जो मेंबर हैं, जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, वो आ जाएंगे। मैनेजर में भी इन सबका मैनेजर होगा एंड देन उसके बाद ये छोटे छोटे ग्रुप को मैनेज करने वाले, वर्टिकल को मैनेज करने वाले आ जाएंगे। अब हुआ क्या यहाँ पर, मैं एज अ फैकल्टी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपने ऊपर नीचे बात नहीं करी, क्योंकि अगर मैं अपनी ही ऊपर बात करूंगी तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड कहलाएगा। अपने नीचे दोस्त से यानी कि अपने नीचे किसी इंटर्न से बात कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डाउनवर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अगर एचआर से बात करूंगी अपवर्ड हो जाएगा, नीचे बात करूंगी इसे डाउनवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं अपने पूरे वर्टिकल के अलावा मैं किसी और वर्टिकल में जाकर बात कर रही हूँ, या उनसे कोई बातचीत, मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा, या उनका कम्युनिकेशन मेरे से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, जिससे अभी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ये हमारा एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि हम किसी से भी कैसी भी बात कर सकते हैं, कोई फॉर्मली बात नहीं कर रहा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी ये सारे टाइप्स हैं, आप याद रख सकते हो। स्ट्रेट कम्युनिकेशन हो सकता है, गॉसिप हो सकती है कि एक पर्सन सभी को एक ही खतरनाक बात बता रहा है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसने उसको भी बताया होगा, इसने यानी कि एक मैंने कोई बात है, मैंने अपने किसी दोस्त को बताई, उसने 2 अपने दोस्तों को बताई, उनके 2 दोस्तों ने और किसी और को बताई, इसी तरीके से ऑफिस में होता है। देन आ जाता है हमारा क्लस्टर्ड, यानी कि मैंने अपने 3 दोस्तों को बताई, उसने एक दोस्त ने आगे बताई, उसने अपने 2 दोस्तों को बताया, दिस इज कॉल, ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये हमारा सारा गॉसिप यहाँ पर चल रहा है, तो ये हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये था हमारा। इसके साथ साथ कलेक्टिव कम्युनिकेशन से भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा मेथड है जहाँ पर ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस और पीपल वर्किंग टुगेदर रेदर देन जस्ट और 2 इंडिविजुअल, एक या 2 की जगह यहाँ पर लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने बैरियर्स आपने सुना होगा, आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट मीडिया के बारे में, ब्रॉडकास्ट के बारे में आपने सुना होगा, गैदर, स्कैटर्ड आ जाते हैं, रिड्यूस आ जाते हैं। तो कलेक्टिव कम्युनिकेशन, सब मिलकर काम कर रहे हैं, एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कलेक्टिव कम्युनिकेशन। सिंपल इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछी जा चुकी है, तो मेक श्योर कि इनको ज़रूर याद रखो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इससे भी भर भर कर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मास कम्युनिकेशन के भी, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ही मीडियम होता है और उससे बड़े लेवल पर बात की जाती है। जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं, अगर न्यूज़ का यूज़ करें, न्यूज़पेपर कितने लाखों लोग पढ़ते हैं ना, रेडियो कितने हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, मूवी हज़ारों से भी लाखों से भी ऊपर लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एक मूवी बहुत सारों से एक ही टाइम में बहुत कुछ मैसेज, बहुत सारी चीज़ें कन्वे करके जाती है। दिस इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। बड़े लेवल पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले इसमें सोर्स मौजूद होता है। सोर्स यानी कि जो मैसेज को ओरिजिनेट कर रहा होगा, यहाँ पर जर्नलिस्ट हो सकता है, एडवर्टाइजर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। देन मैसेज की बात करें तो मैसेज यानी कि वो अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो भी अपने थॉट्स हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर रहा है, एक मीडियम के थ्रू उस मैसेज को कन्वे कर रहा है। मीडियम कौन सा हो सकता है, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो या कोई वेबसाइट हो सकती है, सोशल मीडिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिसीवर कौन होगा, एक लार्ज ऑडियंस, मैं आप और हम सभी क्या है यहाँ पर रिसीवर हैं। हम रिसीवर क्या करेंगे, फीडबैक देंगे तो, लेकिन हमेशा जो फीडबैक रहेगा वो डिले रहेगा, डिले फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, क्योंकि आपने आज देख ली कोई वीडियो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आज अभी आप वीडियो देख रहे हो, ये क्लास अभी आप अटेंड कर रहे हो, कुछ कल देखेंगे, कुछ परसों देखेंगे, तो मैं ये यूट्यूब के थ्रू जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, तो ये भी क्या है, एक मास मीडिया है, मास प्लेटफॉर्म पर मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ। अब ये मास मीडिया के कई तरीके आ जाते हैं, टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रिंट मीडिया, जहाँ पर हम प्रिंट करके बातों को, अपनी मैसेज को कन्वे करते हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर आ सकते हैं, मैगजीन्स आ सकते हैं, ब्रॉचेज आ सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स आ सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया आ जाती है, जो कि जहाँ पर सारी चीज़ें टेलीकास्ट की जाती है, जैसे कि टेलीविज़न हो जाता है, रेडियो हो जाता है, ये सारी। डिजिटल मीडिया, जहाँ पर आप सभी को पता है यूट्यूब हो गई, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हो गए, ये सारे हो जाते हैं। आउटडोर मीडिया का मतलब क्या है, कई बार आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, बड़े बड़े ऐड लगे रहते हैं। मेट्रो पे चले जाओ, मेट्रो में हर जगह आप लोगों को इसका ऐड, उसका ऐड वगैरह वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या है, आउटडोर मीडिया कहलाती है। ओके, इसके अलावा मीडिया जो है वो फंक्शन क्यों करती है, ताकि वो हमको इन्फॉर्म कर सके, हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एजुकेट कर सके। खैर वो नाम का ही है, आजकल आप सभी को पता है कि न्यूज़ में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, है ना। एजुकेशन, जो सच्चाई है उसको ढक कर कुछ और ही चीज़ें पैसे खिलाए जा रहे हैं, जो उनको वही दिखाई जाती है। अवेयरनेस तो क्या ही है, अवेयरनेस तो एजुकेट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, परसुएट करने के लिए, यानी कि हम अपनी साइड से लोगों के ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, लोगों के ओपिनियन एंड जो थॉट प्रोसेस है उनको समझना है। ओके, टू मोबिलाइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पैक्ट, क्या क्या पहुँचता है इन सभी का सोसाइटी पर। तो कैसे, ये देखो, एजुकेशन में इम्पैक्ट पहुंचता है, इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट में इम्पैक्ट पहुंचता है, पब्लिक रिलेशन में इम्पैक्ट पहुंचता है, और इनरिचमेंट हो जाता है, सोशलाइजेशन, ये सारे के सारे हमारे इम्पैक्ट में कीवर्ड्स आप याद रख सकते हो। मास मीडिया में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक और आ जाता है हमारा गेट कीपिंग थ्योरी से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। गेट कीपिंग क्या है मास कम्युनिकेशन के अंदर, तो अ न्यूज़ एडिटर डिसाइडिंग विच स्टोरी मेक इट टू द फ्रंट पेज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर होगा वही डिसाइड करेगा कि उसको फ्रंट पेज पे कौन सी फ़ोटो लगानी है। आजकल आप देखोगे ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो के लिए मैंने चूज़ किया कि मुझे कौन सा थंबनेल पुट करना है, मुझे कौन सा थंबनेल पुट करना है, ये थंबनेल कन्वे करेगा मैसेज, आप सभी तक कन्वे करेगा, तभी आपने वीडियो क्लिक की और आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो। तो इसी तरीके से न्यूज़ में क्या होता है कि न्यूज़ चैनल पर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी कॉमन, कि योगी के बाल क्यों नहीं है, क्या योगी के बाल सर पर नहीं उगते हैं। तो जिस तरीके से वो क्लिक बिट कर कर वो फोटोज़ पोस्ट करते हैं, जो एक परफेक्ट थंबनेल लगाते हैं, जिससे कि जो भले ही अंदर स्टोरी के अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन थंबनेल में कुछ इस तरीके से इतना रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग देखोगे कि अभी जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, तो डेली डेली एग्ज़ाम का डेली आ जाएगा कि आप लोगों की डेट आ गई है, यूजीसी नेट डेट आउट, यूजीसी नेट बड़े बदलाव, बिग चेंजेस, ब्रेकिंग न्यूज़, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, काफ़ी कॉमन है। तो वो क्या है, दिस इज़ कॉल्ड गेट कीपिंग। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ तो वो आपको थंबनेल में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अंदर चलकर वीडियो के अंदर क्या होगा, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होगा। वीडियो के अंदर ना तो कोई बिग चेंजेस के बारे में बताए जाएंगे, सिंपल यूजीसी नेट में ये चेंजेस हैं, दैट्स इट। और बच्चा क्या है, बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि कौन सी बिग न्यूज़ है, उसको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड गेट कीपिंग, ये कहलाता है। इसके साथ ही हमारी एक आ जाती है हॉट मीडिया और एक आ जाती है कोल्ड मीडिया। हॉट मीडिया कौन कौन सी है, जैसे हमारे रेडियो है, प्रिंट है, फोटोग्राफी है, मूवी है, लेक्चर्स, ये हॉट मीडिया कहलाएगी। कोल्ड मीडिया का मतलब यानी कि टेलीफोन है, स्पीच, कार्टून, टेलीविज़न, सेमिनार, ये कोल्ड मीडिया कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि अगर आप लोगों को आप लोगों को बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इतने इतने अपराध कर दिए हैं, ठीक है, बीजेपी ने इतनी इतनी सारी चीज़ें कर दिए हैं। अब बीजेपी के बारे में अगर वो चीज़ आप लोगों को किसी मैगजीन में देखने के लिए मिलेगी और एक मजाक के ज़रिए आपको बताई जा रही है, ठीक है, एक मीम बनाकर आपको बताई जा रही है कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे किया है, तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं लोगे। लेकिन वहीं पर ही अगर टीवी के अंदर वो न्यूज़ आ गई कि बीजेपी ने देखो इतना बड़ा कांड कर दिया, तो आप सीरियसली हो जाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा।
सो दिस इज कॉल्ड हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया। हॉट मीडिया के अंदर होता क्या है कि जैसे रेडियो, प्रिंट, जिसके अंदर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं कि ये सच्चाई है, और कोल्ड मीडिया में होता क्या है कि यहाँ पर हम इतना ज़्यादा हम चिल रहते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाता है हमारा हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया। और इसी के साथ ही फाइनली 1 घंटे बाद हमारी जो क्लास है वो हमारी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी एंड आप लोगों को सभी को इस क्लास से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ओके, तो आप सभी को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है इस क्लास को। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे यहाँ पर 100+ आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों को ये जो PDF है वो मैं आपका ड्रॉप कर दूंगी। कहाँ पर ड्रॉप करूँगी, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको ऑलरेडी कुछ मैंने पेपर 1 के ऑलरेडी नोट्स शेयर कर रखे हैं, कुछ पेपर 1 की ऑलरेडी मैंने आप लोगों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेयर कर रखे हैं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करो। इसके साथ ही अगर आपका पेपर 2 है इंग्लिश लिटरेचर, तो पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई भी बड़े बड़े कोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरी क्या फॉलो कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और इसके साथ ही आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हो अभी फ़िलहाल। और मेंबरशिप में आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना। और इसके साथ ही पेपर 1 की नोट्स के लिए, PDFs के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कमेंट तो करना ही है, साथ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी आपको फॉलो करना है। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पोस्ट कर रखी है। एंड इसके साथ ही अगर ये PDF चाहिए तो ऑफकोर्स आप लोगों को नीचे कॉमेंट करके बताना है। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है, क्योंकि देखो होता क्या है, सिंपली आप मुझे एक प्यारे प्यारे कॉमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको UGC नेट पेपर 1 की बुक परचेज करनी है, या फिर अभी तो हमारा एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक परचेज करनी ही करनी चाहिए। बिकॉज देखो नोट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जरिए ही हम क्या करते हैं, हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं चाहे आपको कितना भी कंसेप्ट इन डिटेल में एक्सप्लेन कर लूँ, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर करने हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं तो मेरे पास है एक बहुत ही बेहतरीन सी बुक।